हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आशीष माहेश्वरी, डिप्टी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन कोटा, और मेरे साथ में हैं एबी सर, आशीष वाजपेयी सर, डिप्टी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन कोटा। बच्चों, हम लेकर आए हैं आज एनएमसी के सिलेबस के बारे में कुछ अपडेट। जैसा कि आप सबको पता ही है कि एनएमसी ने नीट 24 के लिए एक सिलेबस अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, और उससे जब हम पुराने सिलेबस को कंपेयर करते हैं तो हमें कई सारे उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। हाँ, कुछ दिन पहले ये ज़रूर बात आई थी कि जब मार्केट में एक नई एनसीईआरटी आई थी तो उसमें कुछ चैप्टर हटे हुए थे, लेकिन ये कन्फ्यूजन था कि क्या ये नीट में भी हटे हैं या सिर्फ एनसीईआरटी में 12th में। क्योंकि बच्चों एक चीज़ क्लियर कर लें कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस होता है वो बेसिकली 12th बोर्ड के लिए रहता है। हालांकि उसी बेस पर हमारे नीट का भी सिलेबस हमेशा से होता आया है, लेकिन कोविड के टाइम से ही एनसीईआरटी में 12th में कुछ चैप्टर हटा दिए गए, लेकिन वो कभी नीट में नहीं हटे, और नीट में हमेशा से उस पर क्वेश्चन आते रहे, इसलिए हम लोग पूरा पढ़ते भी रहे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एनसीईआरटी में तो चैप्टर हटे ही हैं, लेकिन साथ साथ में एनएमसी ने जो सिलेबस इस बार जल्दी दिया है उसमें भी उन्होंने वो चैप्टर हटाए हैं। हालांकि अभी भी एनएमसी के सिलेबस में और नीट के एनसीईआरटी के सिलेबस में थोड़ा मिसमैच है, और वही हमें समझने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं? यस, बहुत बढ़िया। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, इस समय एक सबसे बड़ी समस्या आप सभी के दिमाग में चल रही है जो नीट 2024 का पेपर देने वाले हैं, और वो एक नई चीज़ आई है कि सिलेबस में एक चेंज आया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, जी हाँ, चेंजेस आया है। एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स हटा दिए गए थे उनको सिलेबस से भी हटा दिया गया है। हम आपके सामने कुछ अलग चीज़ लेकर आए हैं, और वो अलग चीज़ ये है कि ओल्ड एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर है और अब वो नई एनसीईआरटी में है या नहीं है, कौन सा उस टॉपिक को हटा दिया गया है, मीन्स ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में कंपैरिजन। और हम आपको वो बताएंगे कि कौन से चैप्टर पे आपको स्ट्रेस देते हुए, यानी कौन सा चैप्टर आपका ऐड हुआ है, कौन सा टॉपिक आपका एलिमिनेट हुआ है। जी हाँ, तो अब इस वीडियो को आप आराम से और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट का सिलेबस, सबसे ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक बायोलॉजी में क्या सिलेबस में चेंज हुआ है। क्यों सर, स्टार्ट करें? हाँ, एक चीज़ और बता दें सर कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं एनएमसी के सिलेबस में जो एनसीईआरटी में नहीं है। अरे गजब, ये भी एक नया पॉइंट। कुछ एनएमसी ने जो टॉपिक दिए हैं, सब टॉपिक, वो एनसीईआरटी में नहीं है, और ऐसा भी है कि कुछ एनसीईआरटी में सब टॉपिक हैं जो एनएमसी ने नहीं दिए। ये एक बड़ा कन्फ्यूजन वाला मैटर है। अब जो टॉपिक एनसीईआरटी में है और मान लो वो एनएमसी के सिलेबस में नहीं है, तो बच्चे के लिए कन्फ्यूजन है कि मैं उसको पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ। ठीक है, और पढ़ूँ तो फिर कहाँ से? हाँ, सही बात है। तो एक तो हमारा इसमें सजेशन ये है कि देखो, जो सिलेबस एनएमसी ने दिया है, पेपर उन्हीं को बनाना है, तो उन्होंने जो टॉपिक लिखे हैं वो तो अपने को सबको पढ़ने ही पढ़ने हैं। प्लस अगर कोई ऐसा टॉपिक जो एनसीईआरटी में है और मान लो वो एनएमसी के सिलेबस में नहीं है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसे पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वो 12th के बोर्ड के सिलेबस में तो है। इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि उसमें से भी क्वेश्चन आ जाए। तो एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, प्लस एनएमसी ने जो दिया है, हम उनको कंबाइंड देख लें, और ऐसे बेस पर कुछ टॉपिक अगर इधर उधर भी हैं तो हम उसको पढ़ ही लें, ज़्यादा बेटर। तो हम 12th और 11th दोनों के टॉपिक्स का कंपैरिजन लेते हैं। हाँ, और जो स्लाइड से इतना बढ़िया समझ में आएगा आपको, तो इस वीडियो को बिल्कुल आराम से देखिए। यस, स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले अपन 11th के टॉपिक से शुरू करते हैं। 11th के बच्चों पहली यूनिट हमारी जो होती है लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम। लिविंग वर्ड में एक छोटा सा चेंज है, हमने इधर लिख रखा, हमने ओल्ड सिलेबस जो हमारा चैप्टर है, अब नए वाले में क्या एलिमिनेट हुआ, ऐड हुआ, वो हमने लिखा है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ समझ में आए। अब जैसे लिविंग वर्ड में बाकी चैप्टर एज सच है, चैप्टर के एंड में एक छोटा सा टॉपिक है टैक्सोनॉमिक एड्स, जिसके अंतर्गत ये जो आते हैं आपके म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, ये वाला पार्ट हटा दिया गया है, और साथ में 3 डोमेन ऑफ लाइफ, टूल्स ऑफ स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमिक म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, हैबिटेट, बॉटनिकल गार्डन, ये जो लास्ट का छोटा छोटा जो पार्ट था वो हटाया गया है। बाकी चैप्टर एज सच है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, जैसा चैप्टर था वैसा का वैसा ही है अभी भी। हाँ, प्लांट किंगडम में आप देखेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तक कोई चेंज नहीं है। एंजियोस्पर्म के अंदर जो लास्ट में थोड़ा सा एंजियोस्पर्म का एक ब्रीफ डिटेल होता था और एक लाइफ साइकिल के पैटर्न बताए जाते थे, वो हटा दिया गया है। एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड एग्जांपल्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं, और जो लाइफ साइकिल के जो डायग्राम हुआ करते थे लास्ट में वो हटा दिए गए हैं। आप उसको एनसीईआरटी के जो नई एनसीईआरटी है उसको पुरानी एनसीईआरटी के चैप्टर को रख करके भी आप सब टॉपिक कंपेयर करके देख सकते हैं, कौन सा सब टॉपिक हटा है, कौन सा जुड़ा है, आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं। मतलब प्लांट किंगडम में ज़्यादा खास फर्क नहीं है। हाँ, बस वैसे भी एंजियोस्पर्म यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता था, बिल्कुल, केवल लाइफ साइकिल पढ़ाते थे, वो हटाए। और एक टैक्सोनॉमी के मतलब इस यूनिट में छोटा छोटा सा माइनर चेंज है, बहुत बड़ा चेंज नहीं है।
ठीक है, अगले यूनिट पर आते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो है, अब एनिमल किंगडम की अगर अपन बात करते हो तो एनिमल किंगडम के अंदर कोई चेंज नहीं है इस चैप्टर में, जो एक जूलॉजी का एक बड़ा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर कोई चेंज नहीं किया गया, एज इट इज दोनों एनसीईआरटी में सेम है। क्यों सर? बिल्कुल। और मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में जरूर एक बड़ा मजेदार चेंज है सर। अच्छा, मॉर्फोलॉजी के अंदर और सारी चीजें ठीक है, लास्ट में फैमिलीज हुआ करती हैं, ठीक है। अभी इस समय एनसीईआरटी में 3 फैमिली हैं, ठीक है। अब जो नई एनसीईआरटी आई उसमें 3 में से 1 रखी गई है, सोलेनेसी। एनएमसी जो सिलेबस देता है उन्होंने इसके अंदर मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी और ग्रेमिनी यानी कि 5 फैमिली दी है। अब सबसे बड़ी आश्चर्य की बात और मजेदार बात यह है कि जो एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी में जो 1 फैमिली है सोलेनेसी, वो एनएमसी के सिलेबस में नहीं है, और एनएमसी ने जो 5 फैमिली दी है वो एनसीईआरटी में नहीं है। ये है खास बात, मतलब ठीक है। इसलिए अब इसका सॉल्यूशन सोलेनेसी लेना है, नहीं लेना है? बिल्कुल लेना। मैं यही चीज पहले कह रहा था कि आपको ये 5 फैमिली तो पढ़नी है, क्योंकि ये तो एनएमसी के सिलेबस में है, और एनसीईआरटी के अंदर एक फैमिली है सोलेनेसी, जो भले इन्होंने नहीं लिखी है क्योंकि, लेकिन एनसीईआरटी में है तो उसको पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल। मॉर्फोलॉजी के अंदर फैमिलीज के अंदर मेजर एडिशन हुआ है, 5 फैमिली ऐड हुई है। बच्चों को अच्छे खासे एग्जाम्पल याद रखना। मॉर्फोलॉजी में बहुत ध्यान देने वाली बात है, और इस बात को जरूर सुनना सन की कि किस टॉपिक को लेना है, जबकि वो एनसीईआरटी में नहीं है। बिल्कुल, 5 फैमिली एनसीईआरटी में नहीं, और इनको लेना, और जो है वो सिलेबस में नहीं है उसको ही पढ़ना है। हाँ बिल्कुल। और एक लीलियसी फैमिली जो अभी एनसीईआरटी चल रही है उसमें है, लेकिन वो नई वाली एनसीईआरटी में भी नहीं है और एनएमसी ने भी नहीं दी है, तो लीलियसी फैमिली हट गई एक तरह से। अच्छा। और बाकी ये 5 नई उन्होंने ऐड कर दी। उसके अलावा एनाटॉमी के चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, एज सच है। अब सर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप बताओ। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनिमल टिश्यू टॉपिक है, उसके लिए बारे में कोई चेंज नहीं आया है एनिमल टिश्यू का। एनसीईआरटी ने जो नया सिलेबस आया उसमें एक बात कही है कि उन्होंने बोला है कि इंसेक्टा को आपको कवर करना है, यानी कॉकरोच के बारे में बोला, बट एक थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया कि इंसेक्टा के ब्रैकेट में फ्रॉग दे दिया नए सिलेबस में। आई थिंक वो उनको शायद इसको चेंज करना भी पड़ सकता है आगे, लेकिन अगर अभी उन्होंने ऐसा दिया है तो मैं तो चाहूंगा सर ये कंफ्यूजन रखो ही मत भैया। फ्रॉग मुश्किल से आधे घंटे का टॉपिक नहीं है, आप उसको भी ले लें, और इंसेक्टा यानी कॉकरोच तो लेना ही लेना है, जिसको उन्होंने दिया है कि उसके सारे सिस्टम्स पढ़ने हैं आपको, तो कॉकरोच और फ्रॉग को आपको लेना है। टिश्यू वर्ड उन्होंने यूज करा है, आपको एलिमिनेट अगर फॉर्म में रखना है तो अर्थवर्म का कहीं जिक्र नहीं है सिलेबस में। अच्छा। तो आप अर्थवर्म को मान सकते हैं कि नई एनसीईआरटी के सिलेबस और उसमें नहीं जिक्र, मतलब वो एनसीईआरटी में है लेकिन एनएमसी के सिलेबस में तो सिलेबस में अर्थवर्म का जिक्र नहीं है। फ्रॉग को कंफ्यूजन फॉर्म में इंसेक्टा के ब्रैकेट में डाल दिया, तो मेरा सजेशन फ्रॉग, कॉकरोच, टिश्यू तीनों आप कवर करें। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगली जो यूनिट हमारी सेल और बायोमोलिक्यूल की, इसके अंदर बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं है। सेल का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एज सच है जैसा पहले था, ठीक है। बायोमोलिक्यूल के अंदर एक एडिशन हुआ है एंजाइम्स। यहाँ पर क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम और ऐड हुआ है, ठीक है। हटा कुछ भी नहीं है, बल्कि एक छोटा सा पार्ट ऐड हुआ है कि अलग अलग तरह के जो एंजाइम के क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर का सिस्टम ऐड हुआ, बहुत सिंपल सा पार्ट है। और सेल डिवीजन के अंदर भी कोई चेंज नहीं, मतलब इस यूनिट में माइनर नेग्लिजिबल चेंज है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगली यूनिट। अगली यूनिट हमारी है प्लांट फिजियोलॉजी की, और सबसे मेजर चेंजेस इसी में है। अरे ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में सर 5 चैप्टर हुआ करते थे, जिसमें से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और मिनरल न्यूट्रिशन को पूरी तरह से हटा दिया गया। एनसीईआरटी में भी बिल्कुल, एनसीईआरटी से भी हटा दिया है, एनएमसी के सिलेबस में भी नहीं है, तो ये 2 चैप्टर तो पूरे ही डिलीट हो गए। अच्छे खासे चैप्टर थे, ट्रांसपोर्ट काफ़ी बड़ा चैप्टर भी था। फोटोसिंथेसिस एज सच रखा है, रेस्पिरेशन एज सच है, और एक जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ करता था, उस प्लांट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हार्मोन वाला पार्ट है, ग्रोथ वाला पार्ट है, लेकिन जो लास्ट में छोटे छोटे टॉपिक होते थे, सीड डोरमेंसी, वर्नेलाइजेशन, फोटोपीरियडिज्म, ये हटा दिए गए, ठीक है। ये बच्चों आप नई वाली एनसीईआरटी से आप कंपेयर करके भी देख सकते हैं। एज सच प्लांट फिजियोलॉजी को काफ़ी हल्का कर दिया है, 2 चैप्टर तो पूरे हटा दिए, ठीक है। अब सर ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बताएं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर पहला चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम ओल्ड एनसीईआरटी में, और उसको सिलेबस से हटा दिया। ये सबसे बड़ा मतलब चेंज करा है, पूरा चैप्टर ही, उसमें कोई चेंज नहीं सर, मतलब उसका कोई पार्ट नहीं, पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया और सीधे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज से स्टार्ट करा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, इंपॉर्टेंट वेटेज का चैप्टर था। पिछले 20 साल से उसमें 1 साल भी ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन नहीं आया, उस पूरे चैप्टर को रिमूव कर दिया है स्टूडेंट। उसके बाद सर फिजियोलॉजी में हल्का सा भी चेंज थोड़ा सा एक चैप्टर में आया,
बाकी ब्रीदिंग नो चेंज है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे नो चेंज है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई चेंज नहीं दिया गया है, लोकोमोशन मूवमेंट में नो चेंज है, मसल्स स्केलेटल दोनों आपको कवर करना है, न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और वाले पोर्शन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन उस चैप्टर में सेंस ऑर्गन एक टॉपिक है जिसमें आई एंड ईयर उनसे रिलेटेड पोर्शन को रिमूव कर दिया गया है, जो हमने जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एलिमिनेटेड लिखा हुआ है। केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैं दो चेंज बता रहा हूं आपको, और वह है आई एंड ईयर सेंस ऑर्गन से रिलेटेड, और एक पूरा चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट चैप्टर उसको रिमूव कर दिया है। जी सर। तो बच्चों ये तो बात हो गई 11th की, अब आते हैं 12th पर। 12th का जो आपका पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन का होता था, उसमें 12th का जो पहला ही चैप्टर एक छोटा सा चैप्टर होता था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है जी। अब उसके बाद सीधा प्लांट रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट एज सच है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कोई चेंज नहीं आया, यानी पहली यूनिट में ऑलमोस्ट बस ये चैप्टर पूरा हटा है, बाकी कोई चेंज नहीं, पुराने चैप्टर है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के चैप्टर में सर कहीं कोई चेंज नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एज सच है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वो भी एज सच है, और इवोल्यूशन भी एज सच है। ठीक है। उसके बाद सर हेल्थ और डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर भी ऐसा कोई भी चेंज नहीं है, और डिजीज टॉपिक जो आप पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में डिजीज दी गई हैं एस्केरियासिस, फिलियरियासिस, वो सभी डिजीज इंक्लूड है। उन्होंने कॉमा लगा के दो डिजीज एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया है, एक तो डेंगू और एक चिकनगुनिया का। तो ये दो डिजीज आप और अपने टॉपिक के अंदर ले सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में टोबैगो है टॉपिक और उसी को उन्होंने दिया भी है, तो ऐसा कोई फर्क नहीं है। तो डेंगू फीवर और चिकनगुनिया इनके बारे में आप जानकारी और रखें, ये भी दिया हुआ है, बिल्कुल इसीलिए दिया है। हाँ बच्चों, एक और जो अगली यूनिट, इसी यूनिट में अगला जो चैप्टर होता है स्ट्रेटेजीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, जिसमें हम प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल हस्बेंड्री करके दो पार्ट में पढ़ते हैं। ये चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया है, और ये चैप्टर हटने का मतलब बच्चों के लिए बड़ा रिलैक्स है, क्योंकि इसमें बहुत एग्जाम्पल होते थे जो बच्चों को बड़े याद रखने पड़ते थे। अच्छा। तो ये चैप्टर पूरा इसमें से हट गया है। लेकिन हाँ, इसके अंदर बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, चैप्टर के एंड में प्लांट ब्रीडिंग में जो टिश्यू कल्चर वाला पार्ट है, टिश्यू कल्चर वाला थोड़ा सा पार्ट यहाँ से उठा के बायोटेक में ले गए। बायोटेक के अंदर थोड़ा सा उन्होंने दो पैराग्राफ इस चैप्टर के वहाँ डाले हैं, और बायोटेक में वैसे भी कल्चर पढ़ाते हैं तो वो वहीं पर ही दे रखा है। तो टिश्यू कल्चर का थोड़ा सा पार्ट बायोटेक के साथ ऐड किया है, आप एनसीईआरटी में देख भी सकते हैं। ठीक है। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर का जो चैप्टर है उसमें कोई चेंज नहीं है, जैसा वो पहले था एज सच अभी भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है वो है बायोटेक और इकोलॉजी का। तो बायोटेक में जैसा मैंने कहा एज सच कोई चेंज नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही है, बल्कि टिश्यू कल्चर का थोड़ा सा पार्ट उठाकर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक में डाला गया है, वो वैसे भी पढ़ाने में आ ही जाता है। इकोलॉजी में फिर कुछ मेजर चेंजेस हैं। इकोलॉजी के अंदर 4 चैप्टर हुआ करते थे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एज सच है, बस उसमें थोड़ा सा पॉपुलेशन के और इकोलॉजिकल एडेप्टेशन को लेकर कुछ चीज़ें कम की गई है। फिर भी सब टॉपिक वाइज बच्चों आप लोग भी चैप्टर एक बार मैच कर लेना। मेजर जो पॉपुलेशन करेक्टर्स वगैरह हैं वो सब हैं, बस खाली एडेप्टेशन वाली बात जो है वो जरूर एलिमिनेट की गई है। बाकी इकोसिस्टम के अंदर आगे का पूरा पार्ट है, पिरामिड्स वगैरह सारी चीज़ें। चैप्टर के एंड में जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वाला पार्ट हुआ करता था, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जिसमें कार्बन फास्फोरस की साइकिल, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सर्विसेज, ये जो पार्ट था थोड़ा सा इस पार्ट को हटा दिया गया। ये चैप्टर के लास्ट वाला जो पार्ट था उसको कम किया गया। बाकी मेन जो इकोसिस्टम का पार्ट है वो अभी भी है। इसके बाद में बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर है, वो चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, बल्कि उसमें एक टर्म उन्होंने लिखी है सैक्रेड ग्रूव्स। वैसे ये टर्म एनसीईआरटी में ऑलरेडी थी भी सही, और वो अभी एनएमसी के सिलेबस में अलग से लिखी हुई भी, वैसे भी पढ़ाने में आती है, कोई ऐसा नहीं है। छोटा सा पार्ट है जिसके कुछ एग्जाम्पल ऐड करने होंगे। बाकी एनवायरमेंटल इशू का जो लास्ट चैप्टर था, मतलब पॉल्यूशन वाला चैप्टर, वो पूरी तरह से हटा दिया। चैप्टर ही पूरा चैप्टर हटा दिया। इनका मानना है कि साहब पॉल्यूशन के बारे में वैसे जनरल नॉलेज खूब रहता है बच्चों को, तो इसके लिए अलग से बायोलॉजी में सिलेबस रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये तो इस तरह से ये हमारा पूरा 11th और 12th के सिलेबस का हमने कंपैरिजन दिया कि क्या पहले था और क्या अब है। बच्चों अभी मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, एनसीईआरटी का, नई एनसीईआरटी का सिलेबस और एनएमसी के सिलेबस को आप क्लब कर लेना। अगर कोई टॉपिक इधर है उधर नहीं है, उधर है इधर नहीं है, तो अपने को दोनों को पढ़ लेना है। बिल्कुल, दोनों टॉपिक तैयार करना है। बिल्कुल, क्योंकि नीट का पेपर अभी जो 2024 में होगा वो दोनों के क्लब से मुझे लगता है कि वो सिलेबस है। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये एनसीईआरटी में, जैसे आपने फैमिलीज बताई थी, नहीं है वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अब उन्होंने अपने सिलेबस में दी तो पढ़नी तो ही।
हमने आपके लिए ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी का कंपैरिजन दिया है। अब आप अपनी तैयारी पे लग जाएं। सिलेबस आ ही गया है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है और जोरदार तैयारी के साथ लगना है। फिर भी आपको कोई इशू होता है तो हम हैं आपके लिए बिल्कुल हमेशा अवेलेबल। क्यों सर? बिल्कुल सर। आप कोई भी चीज़ है उसको सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और तैयारी बिल्कुल जोरदार करनी है। तैयारी का पैटर्न में तो कोई चेंज नहीं है? नहीं सर, पैटर्न में सच कोई चेंज, वही क्वेश्चंस, वही सब चीज़ें, वही तो वही। अब अगर कुछ और आगे अपडेट आता है हाँ, नहीं तो वही है, बिल्कुल वैसे तैयारी करनी है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के क्वेश्चन, मैच द कॉलम के क्वेश्चन, इन पे स्ट्रेस देना है और सिलेबस आपके सामने आ गया है। इसकी बिल्कुल बढ़िया तैयारी करेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह लग जाए। क्यों सर? बिल्कुल। मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि पिछले नीट का देखते हुए एक्सपीरियंस, सर ने जैसा कहा कि 100 क्वेश्चन बायोलॉजी में आप नीट 23 का काउंट करके देखिएगा। AR के क्वेश्चन, मैच द कॉलम, 2 स्टेटमेंट एंड मल्टीपल स्टेटमेंट, ये 4 टाइप के पैटर्न के 50 क्वेश्चन थे और सिंपल ऑब्जेक्टिव थे 50, यानी कि ऑलमोस्ट बराबर बैलेंस था। इसलिए आपको सर जो कह रहे हैं कि मैच द कॉलम AR पर स्ट्रेस देना है, उनको करना आना चाहिए, क्योंकि वो पिछले 2 साल से नीट में काफ़ी अच्छे अमाउंट में आ रहे हैं। ओके बच्चों, ठीक। और सर कुछ? बस सर, ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बेस्ट।